नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हर मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ दीपक राज सुमन। तो आज के हर मुद्दे की बात कार्यक्रम में बात होगी इस सप्ताह की 5 बड़ी खबरों का, जिसमें सबसे पहले हेमंत सोरेन की विदेश यात्रा को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर इससे झारखंड को मिलेगा क्या। फिर बात होगी देश के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी के बॉस नितिन नवीन की ताजपोशी को लेकर, इसके मायने क्या हैं और उसके सामने चुनौतियां क्या है। फिर बात होगी पटना में हुए नीट छात्रा की मौत को लेकर कि इस मामले पर अब तक क्या कुछ कानूनी कार्रवाई की गई है। फिर बात होगी उद्योगपति गौतम अडानी के परियोजना का बड़का गांव के लोग आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं। और आखिरी में बात होगी देश में पुरुषों की आत्महत्या के बढ़ते मामले को लेकर सरकार और हमारा सिस्टम खामोश क्यों है। देखिए, हर मुद्दे की बात में सबसे पहले बात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दावोस यात्रा को लेकर। इस यात्रा का उद्देश्य राज्य के आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न देशों के व्यापारिक और निवेश समूहों से मुलाकात की। ये यात्रा राज्य की खनिज संपदा, ऊर्जा, स्टार्टअप, इकोसिस्टम और कृषि उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने पर केंद्रित रही। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी ये राज्य के लिए अहम मानी जा रही है। इस यात्रा से उम्मीद है कि झारखंड को वैश्विक निवेश और तकनीकी सहयोग के नए अवसर मिलेंगे, जिससे राज्य के विकास और लोगों की जीवन शैली में सुधार होगा। झारखंड इस बैठक में प्रकृति के साथ संतुलन में विकास के दृष्टिकोण के साथ शामिल हुआ। ये सोच आर्थिक विकास को पर्यावरण की रक्षा, लोगों के कल्याण और लंबे समय तक टिकाऊ विकास के साथ जोड़ती है। अपने गठन के 25 साल पूरे कर चुके युवा राज्य के रूप में झारखंड खुद को केवल खनिज संसाधनों वाला राज्य नहीं, बल्कि बेहतर शासन और भविष्य की जरूरतों के अनुसार विकास का रास्ता बनाने वाले राज्य के तौर पर पेश किया है। अगर अब बात करें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विदेश यात्रा के पीछे सरकार के उद्देश्य क्या है, तो इसमें उद्देश्य कई अलग अलग पॉइंट में आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। दरअसल झारखंड को वैश्विक निवेश मानचित्र पर लाना है। सरकार की ये कोशिश है, ये महत्वपूर्ण है। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना है, ये झारखंड सरकार की कोशिश है। उद्योग, खनिज और मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग को भी तलाशा जा रहा है झारखंड सरकार की तरफ से। कौशल विकास और तकनीकी साझेदारी का प्रयास है। औद्योगिक और रोजगार केंद्र के रूप में विकसित करने की कोशिश है हेमंत सरकार की, महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्य की ब्रांडिंग और ग्लोबल इमेज मजबूत करना है सरकार को। झारखंड को लेकर यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और उद्योगपतियों के साथ प्रत्यक्ष बातचीत भी इस यात्रा के जरिए की गई है, ताकि झारखंड में कहां-कहां संभावनाएं हैं, कहां-कहां उद्योगपतियों को चुनौतियां नजर आती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा निवेशकों को राज्य में कितना खनिज है, क्या कुछ संभावनाएं हैं, इसके बारे में भी झारखंड सरकार की तरफ से बताने की कोशिश की गई है। अब अगर इस यात्रा को लेकर बात करें कि हेमंत सोरेन की इस यात्रा से झारखंड को आने वाले दिनों में फायदा भी होने वाला है। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान टाटा स्टील, हिताची, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, इन्फोसिस, वेल्सपन, एबी इनबेव, ब्लूबर्ग, टेक महिंद्रा, अल्फानार, रामकी ग्रुप, एवरस्टोन ग्रुप समेत स्वीडन और अमेरिका और यूरोप के वैश्विक व्यापार परिषदों और संस्थानों के प्रमुख के साथ बैठक की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। कल्पना सोरेन मौजूद रही। इन बैठकों में अगर बात करें तो टिकाऊ उद्योग, हरित ऊर्जा, खनिज, महत्वपूर्ण जो खनिज हैं, आधुनिक बुनियादी ढांचा, डिजिटल तकनीक और जलवायु के अनुकूल औद्योगिक विकास में निवेश के अवसरों पर चर्चा की गई है। अगर बात करें तो झारखंड में जेएमएम सरकार बनने के बाद हेमंत सोरेन का ये पहला आधिकारिक विदेश दौरा रहा। इससे पहले पिछले सरकार में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 19 से 27 अप्रैल 2025 तक स्पेन और स्वीडन की विदेश यात्रा पर गए थे, जिसका उद्देश्य झारखंड में एफडीआई को बढ़ावा देना रहा है। अब इससे अगर बात करें, इस यात्रा से पहले झारखंड के बाकी मुख्यमंत्रियों की विदेश यात्रा क्या कुछ रही है, वो भी महत्वपूर्ण है। अब तक सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 2 ही मुख्यमंत्री विदेशी यात्रा पर गए हैं झारखंड के, जिसमें एक हेमंत सोरेन है और दूसरा रघुवर दास का नाम शामिल है। हेमंत सोरेन इससे पहले स्पेन और स्वीडन गए 19 से 27 अप्रैल 2025 तक। इसके अलावा अगर बात करें पिछली सरकार में तो हेमंत सोरेन स्विट्जरलैंड और यूके गए 18 जनवरी से 24 जनवरी
26 तक इस सरकार में यानी। और इसके अलावा दूसरे मुख्यमंत्री की बात करें तो रघुवर दास जापान चेक गणराज्य गए थे, वो 2017 में गए 8 से 14 अक्टूबर के बीच। अब आखिर में सवाल यह है हेमंत सोरेन की यात्रा को लेकर कि हेमंत सोरेन की इस यात्रा को आप कितना अहम मानते हैं? क्या ये यात्रा सिर्फ निवेश आकर्षित करने तक सीमित है या फिर राज्य की अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी इससे बदलेगी? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अलावा प्रकृति के साथ संतुलन में विकास क्या सिर्फ एक नारा है या फिर जमीन पर भी ये उतरेगा? ये महत्वपूर्ण चीज है। इन सवालों को तलाशना झारखंड सरकार की कोशिश होगी और कोशिश करनी भी चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है झारखंड के लिहाज से, विकास के लिहाज से, झारखंड के युवाओं के रोजगार को लिहाज से। और इसके अलावा अगर झारखंड के 25 सालों में क्या कुछ हुआ है इसको लेकर भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टोरी को लेकर जो इस देश में सबसे प्रचलित पिछले सप्ताह देखने को मिला, देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को लेकर। दरअसल नितिन नवीन बिहार के हैं, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। नितिन नवीन बीजेपी के अब तक बने राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुकाबले सबसे कम उम्र के हैं और सवर्ण समाज से आते हैं। नितिन नवीन की नियुक्ति सामान्य संगठनात्मक बदलाव नहीं कहा जा सकता है। यह निर्णय पार्टी के भीतर भरोसे, नेतृत्व के हस्तांतरण और आने वाले चुनाव की रणनीति तीनों का स्पष्ट संदेश देता है। यह नियुक्ति बीजेपी में जनरेशन नेक्स्ट की शुरुआत भी कही जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं नितिन नवीन की तारीफ करते हुए उन्हें एक कर्मठ, युवा और परिश्रमी नेता बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि नितिन के पास संगठन का गहरा अनुभव है और बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका काम काफी प्रभावी रहा है। नितिन नवीन ने इस जिम्मेदारी के लिए प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। नितिन नवीन की राजनीतिक यात्रा छात्र राजनीति से शुरू हुई है। उनके पिता स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा स्वयं बीजेपी के बड़े नेताओं में से रहे हैं। बावजूद इसके नितिन नवीन ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। नितिन नवीन साल 2008 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बने। साल 2010 से 2013 तक बीजेपी युवा मोर्चा के सह प्रभारी रहे और साल 2016 से 2019 तक बिहार बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। चुनावी राजनीति में उनका रिकॉर्ड बहुत मजबूत रहा है। साल 2006 में पटना के बांकीपुर सीट से पहली बार विधायक बने और 2025 तक लगातार वो चुनाव जीतते रहे। फरवरी 2021 में वो पहली बार मंत्री बने और 2024-25 तक बिहार सरकार में पथ निर्माण, नगर विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। राष्ट्रीय स्तर पर नितिन नवीन की पहचान तब और मजबूत हुई जब पार्टी ने उन्हें चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी। साल 2019 में वो सिक्किम के चुनाव प्रभारी बने और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया। इसके बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका बहुत निर्णायक रही। साल 2018 में महज 15 सीटों पर सिमटी बीजेपी 2023 में 54 सीटों के साथ सत्ता में वापस लौटी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक नितिन नवीन शीर्ष नेतृत्व के लिए किसी तरह की कोई चुनौती पैदा नहीं करते हैं, बल्कि एक भरोसेमंद और आज्ञाकारी संगठन करता है। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। सामाजिक समीकरणों के लिहाज से भी यह फैसला अहम है। नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं। बिहार में भले ही इस समाज की आबादी कम हो, लेकिन बीजेपी के पारंपरिक और भरोसेमंद मतदाताओं में कायस्थों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव में भी इस नियुक्ति की पृष्ठभूमि अहम मानी जा रही है। बंगाल में कायस्थों की अच्छी खासी आबादी है और नितिन नवीन वहां पहले भी काम कर चुके हैं। वह गैर बंगाली और हिंदी भाषी मतदाताओं के साथ सवर्ण तबके में बीजेपी के लिए पैठ बनाने में कारगर साबित हो सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने सेकेंड लाइन लीडरशिप और पीढ़ीगत बदलाव की दिशा में आगे कदम बढ़ाया है, जो आने वाले सालों में पार्टी की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। अब इसके अलावा अगर बात करें बीजेपी में अब तक राष्ट्रीय अध्यक्षों में कौन कौन रहे हैं तो अटल बिहारी सबसे पहला नाम आता है, सालों 1980 से 1986 तक। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी आते हैं, 1986 से 1991 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं। फिर मुरली मनोहर जोशी 1991 से 1993 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं। फिर एक बार लाल कृष्ण आडवाणी को मौका दिया जाता है, 1993 से 1998 तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर रहते हैं। फिर कुशाभाऊ ठाकरे 1998 से साल 2000 तक। फिर बंगारू लक्ष्मण रहते हैं साल 2000 से 2001 तक। फिर जनक कृष्ण मूर्ति 2001 से 2002 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं। फिर एम वेंकैया नायडू 2002 से 2004 तक अध्यक्ष रहते हैं। फिर एक बार लाल कृष्ण आडवाणी को मौका दिया जाता है और साल 2004 से 2005 तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं। राजनाथ सिंह आते हैं जो भी केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, 2005 से 2009 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं। फिर उनके बाद नितिन गडकरी का नंबर आता है जो महाराष्ट्र पृष्ठभूमि से हैं, साल 2009 से 2013 तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं। फिर एक बार राजनाथ सिंह को मौका दिया जाता है और 13 से 14 के बीच वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं।
फिर राजनाथ सिंह के बाद अमित शाह का नंबर आता है, जो 2014 से 2020 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष और अलग अलग पदों पर रहते हैं। फिर जेपी नड्डा 2020 से 2026 तक, हालांकि उनका कार्यकाल 2023 में से 24 में खत्म हो गया, लेकिन 26 तक उन्हें आगे बढ़ता चला गया और अब 2026 से नितिन नवीन है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर इसके अलावा नितिन नवीन के सामने चुनौतियों की बात करें तो ये चुनौतियां भी कई होगी उनके सामने। चुनौतियों में सबसे पहले होगी संगठन को एकजुट रखने की जिम्मेदारी है, चुनौती है उनके सामने, क्योंकि उम्र के लिहाज से काफ़ी कम है और उनके सामने कई वरिष्ठ नेता हैं। बिहार बनाम राष्ट्रीय राजनीति का संतुलन भी उन्हें बनाना पड़ेगा। इसके अलावा आगामी राज्यों में कई राज्यों में चुनाव होने हैं, उन चुनावों की रणनीति, युवाओं को और नए वोटरों को जोड़ना भी एक चुनौती होगी, किस तरीके से युवाओं को पार्टी में जोड़ा जाता है। विपक्ष के आक्रामक नैरेटिव का जवाब भी उन्हें देना होगा, ये एक बड़ी चुनौती है। संगठनात्मक विस्तार और बूथ मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा, जिस तरीके से बीजेपी बूथ पर काम करती है। फिर नेतृत्व पर अपेक्षाओं का भी दबाव होगा, ये भी नितिन नवीन के सामने एक बेहद महत्वपूर्ण चुनौती है। देखना होगा नितिन नवीन जो बिहार से निकले हैं, बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे लंबे से समझते हैं, कई राज्यों के प्रभारी रहे हैं, किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं नितिन नवीन, ये बड़ा सवाल होगा। हालांकि जो स्थिति उनकी पार्टी में रही है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुकाबले वो ज़्यादा विरोध वाली नहीं होगी, ज़्यादा सुर उठाने वाली नहीं होगी, जो वहाँ से आदेश आएगा उसका ये पालन करेंगे। अब अगर आखिरी में सवाल की बात करें तो एक बड़ा सवाल है कि क्या ये जनरेशन नेक्स्ट की शुरुआत है। दूसरा सवाल है सामाजिक और चुनावी समीकरणों के लिहाज से नितिन नवीन की नियुक्ति बीजेपी के लिए क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है, ये बड़ा सवाल है। नितिन नवीन को आने वाले दिनों में इन तमाम चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा और उसके बाद उन्हें खुद को साबित भी करना पड़ेगा। तो हर मुद्दे की बात में अब बात होगी सप्ताह के सबसे बड़ी चर्चित और सरकार की किरकिरी कर देने वाली खबर से। पटना में नीट की तैयारी कर रही एक होनहार छात्रा, जिसे डॉक्टर बनना था, लेकिन आज उसकी मौत की कहानी रेप, हत्या या आत्महत्या की गुत्थी बनकर उलझ गई है। दरअसल पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा को कमरे में बेहोशी की हालत में पाया गया। उसके बाद उसे अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल में मौत हो गई। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया। नींद की गोलियां ज्यादा लेने और टाइफाइड होने के कारण मौत बताया गया। अब इस मुद्दे पर बहुत कुछ हो चुका है, अब तक क्या कुछ हुआ है उसको भी एक बार एक नजर में जान लीजिए। अगर इस पूरे मसले को लेकर देखा जाए, छात्रा ने क्या कुछ गतिविधियां की है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले 26 दिसंबर को छात्रा ने नींद की गोली खरीदी। ये जांच में निकलकर सामने आया जब एसआईटी की टीम गठित की गई और जब जांच की गई तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि 26 दिसंबर को छात्रा ने नींद की गोली खरीदी। 5 जनवरी को गोली लेकर छात्रा पटना आई जहानाबाद से। छात्रा डिप्रेशन में एंटी डिप्रेशन दवाएं ले रही थी, ये भी जांच में सामने आया। 6 जनवरी को बेहोशी के बाद अस्पताल में छात्रा को भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान 11 जनवरी को छात्रा ने दम तोड़ दिया। 11 जनवरी को डॉक्टरों ने यौन शोषण से इनकार किया। 12 जनवरी को परिजनों ने शव के साथ पटना में प्रदर्शन किया। 12 जनवरी को ही पीएमसीएच में पोस्टमार्टम कराया गया। 15 जनवरी को रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने इस पूरे मामले के खुलासे किए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। हालांकि इस दौरान तमाम पार्टियों की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया। 16 जनवरी को गर्ल्स हॉस्टल के मालिक को गिरफ्तार किया पुलिस ने। 16 जनवरी को ही बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने मामले का संज्ञान लिया। 16 जनवरी को ही बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने आदेश दिया और एक एसआईटी गठित की गई। 17 जनवरी को एसआईटी ने जांच शुरू की, कमरे को सील किया। 24 जनवरी को बायोलॉजिकल रिपोर्ट पुलिस को सौंपी गई। 24 जनवरी को लड़की के कपड़े पर मेल स्पर्म की पुष्टि हुई है। इसके बाद 25 जनवरी को एसआई रोशनी कुमारी, एसआई हेमंत झा को निलंबित किया गया। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो अब तक इस पूरे मसले को लेकर कार्रवाई की गई है। अगर पूरे मामले पर छात्रा के परिवार की बात को सुने तो छात्रा के परिवार ने पुलिस और अस्पताल पर आरोप लगाया कि शुरुआती में उनकी बेटी की मौत को आत्महत्या साबित करने की कोशिश की गई और असली सच को छिपाया गया। इस मामले पर प्रशांत किशोर पीड़ित परिवार से मिलने जहानाबाद पहुंचे और सरकार से निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। कांग्रेस और आरजेडी ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। मामला को बढ़ता देख पीएमसीएच की मेडिकल बोर्ड टीम ने पोस्टमार्टम किया। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। जिस मौत को पुलिस ने पहले सुसाइड बताया, अब वही रिपोर्ट कह रही कि छात्रा के साथ करीब 2 घंटे तक दरिंदगी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा के प्राइवेट पार्ट में गहरी और गंभीर चोट के निशान मिले। इतनी गंभीर कि डॉक्टरों को आशंका है कि रेप करने वाले एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा हो सकते हैं। छात्रा के शरीर पर कई जख्म के निशान भी मिले हैं, बल्कि उस संघर्ष की कहानी है जो उसने आखिरी सांस तक लिया है।
गर्दन और कंधों पर नाखूनों के गहरे निशान मिले। छाती और कंधों के नीचे मल्टीपल स्क्रैच मार्क्स मिले। पीठ पर ब्रूजेज इस बात का सबूत है कि पीड़िता को दबाया गया, घसीटा गया और बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह चोट किसी भी सूरत में सहमति से बने संबंधों की नहीं हो सकती। अगर सहमति होती तो इतनी अंदरूनी और बाहरी चोटें एक साथ नहीं मिलती। हालांकि मौत का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार है। छात्रा के मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेजा गया ताकि अगर कोई वीडियो या डेटा डिलीट किया गया हो तो उसे रिकवर किया जा सके। अब इस मामले के बाद पूरे देश में चर्चा होने लगी, क्योंकि ये कोई आत्महत्या और मौत के बीच जो ये पूरा मामला ये झूल रहा है। देखना होगा कब तक बिहार पुलिस इसका खुलासा करती है। लेकिन जब हमने इस पर विश्लेषण शुरू किया तो देश भर में पिछले 8 से 10 सालों में कितने छात्र छात्राओं ने सुसाइड की है, एनसीआरबी के आंकड़े चौंकाने वाले थे। अगर बात करें 2014 में 8032 छात्र छात्राओं ने सुसाइड किया। 2015 में अगर बात करें तो 8934, 2016 में 9478, 2017 में 9905, 2018 में 10159, वहीं साल 2019 में 10335 और साल 2020 में 12526 छात्र छात्राओं ने सुसाइड किया। 2021 में 13089 छात्र छात्राओं ने सुसाइड किया। 2022 में 13044 और 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 13892 छात्र छात्राओं ने सुसाइड किया है। अब अगर बात करें पिछले 10 सालों में तो 1 लाख से ज्यादा छात्रों ने देश में सुसाइड की है। पिछले 10 सालों में 70% से ज्यादा सुसाइड के मामले बढ़े हैं छात्र छात्राओं में। और अगर 2023 की बात करें तो कुल हुई आत्महत्याओं में 8.1% छात्रों ने की है। ये एक महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस और अस्पताल ने जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालकर सबूतों के साथ लापरवाही की है नीट छात्रा मौत मामले में। गर्ल्स हॉस्टल जैसे स्थान पर छात्रा के साथ इतनी लंबी दरिंदगी हुई कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या सुरक्षा व्यवस्था, हॉस्टल प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही तय नहीं होना चाहिए? जब एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों में छात्रों की आत्महत्या में 70% ज्यादा बढ़ी है, तो क्या कोचिंग संस्कृति, मानसिक दबाव और सरकारी नीतियों पर अब भी चुप्पी बनी रहेगी? ये एक बड़ा सवाल है जिसको सरकार और सिस्टम को समझना पड़ेगा और समाज को भी सोचना पड़ेगा। अब विश्लेषण इस सप्ताह की एक और बड़ी खबर का जो खूब मीडिया में छाया रहा, हजारीबाग की खबर से। दरअसल हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत गोंदलपुरा गांव में अडानी कोल माइंस के लिए 20 जनवरी को बड़कागांव हाई स्कूल मैदान में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से एक जनसुनवाई आयोजित की गई थी, जिसमें जमकर हंगामा हुआ। हमले के दौरान चारों तरफ अफरा तफरी मची रही। लोगों का कहना था कि कंपनी की तरफ से पहले से ही गुंडे बुलाए गए थे। वो लोग भाला, तीर, हंसुआ जैसे धारदार हथियारों से लैस होकर स्थल पर पहुंचे और सीधे पंडाल में घुस गए। इनमें से अधिकतर लोगों ने चेहरा ढकने के लिए मास्क, मफलर और हेलमेट पहन रखा था। पूर्व नियोजित तरीके से लोगों ने वहां मौजूद रहतों और ग्रामीणों के साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया और उन्हें भी पीटा गया, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों का कहना था कि उन लोगों का स्पष्ट उद्देश्य था कि जनसुनवाई की प्रक्रिया को बाधित करना। हिंसा के दौरान पंडाल में व्यापक तोड़फोड़ की गई, सैकड़ों कुर्सियां क्षतिग्रस्त कर दी गई, आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाएं तहस नहस की गई। अब सवाल है कि विरोध क्यों हो रहा है, मामला क्या है? इस पर भी ग्राफिक्स के जरिए हम नजर डाल लेते हैं कि आखिर इस पर विरोध क्यों हो रहा है और लोगों का कहना क्या है। दरअसल ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा देते हैं कि हजारीबाग के बड़कागांव में गोंदलपारा में खनिज परियोजना है। अडानी समूह की कोल खनन ये परियोजना है। हाई स्कूल में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पर्यावरण जनसुनवाई होनी थी। विस्थापन विरोधी ग्रामीण मना कर रहे, काला दिवस मना रहे थे। जनसुनवाई शुरू होने से पहले पंडाल में उपद्रवी आ गए और महिलाओं, पुरुषों, बच्चों पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। सभी लोग हथियारों से लैस थे। चेहरा ढकने के लिए मास्क, मफलर और हेलमेट का प्रयोग किया। अब दूसरा, अगर इस पूरे पहलू को समझे तो पूरे मामले को, तो अडानी परियोजना का विरोध जो ग्रामीण कर रहे हैं, उनका कहना है कि परियोजना के लिए 2672 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। उपजाऊ कृषि भूमि और आजीविका पर इससे संकट हो जाएगा। विस्थापन का किसान विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए हैं, जिससे ठोस कचरा उत्पन्न हो रहा है। पर्यावरण को भी इससे भारी नुकसान होगा, रोजगार का संकट हो जाएगा उनके सामने। अब इस पूरे मसले को लेकर सियासत भी हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। बाबूलाल ने ट्वीट कर लिखा कि हेमंत सोरेन झारखंड नहीं संभाल पा रहे हैं और विदेश गए हैं पूंजीपतियों को रिझाने। जनता के पैसों से विदेश की सैर भले कर लीजिए, लेकिन झारखंड में व्याप्त जंगल राज अब सतह पर आ चुका है। नकाबपोश गुंडों द्वारा महिलाओं पर लाठियां बरसाई जा रही है।
धारदार हथियार से हमला किया जा रहा है, लेकिन हमारा पुलिस प्रशासन पटाखे छोड़ने और वसूली करने में व्यस्त है। झारखंड ने ऐसा नकारा, निकम्मा, भ्रष्ट मुख्यमंत्री आज तक नहीं देखा है। बाबूलाल मरांडी के ट्वीट पर कांग्रेस के पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद ने लिखा कि अडानी कंपनी ने भाड़े के लोगों और गुंडों के दम पर जन सुनवाई को हाईजैक करने की कोशिश की, जिसे जनता ने नाकाम कर दिया। अम्बा ने भाजपा के दोहरे चरित्र और उनके नेताओं की मिलीभगत का आरोप लगाया। अडानी कंपनी ने दूसरे जिले से लोगों को 2000 रुपए देकर बुलाया था और नकाबपोश गुंडों ने तोड़फोड़ कराई ताकि रैयतों पर फर्जी केस दर्ज कराया जा सके। इस पूरे मामले पर ग्रामीणों की लड़ाई भी जायज है। उनका कहना, हमारे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन कंपनियां और सरकार हमसे जबरदस्ती करके जमीन हड़पना चाहती है। ऐसा हम करने नहीं देंगे, इसके लिए हमें क्यों ना अपनी जान देनी पड़े। इस परियोजना को लेकर अगर बात करें तो अडानी ग्रुप लंबे समय से काम कर रही है। खुद अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में मुलाकात कर चुके हैं। इस परियोजना से शुरुआती दौर में 5 गांव स्थापित होंगे। अडानी ग्रुप का कहना है, इनमें गोंदलपुरा, गाली, बलोदर, आहे और कुलान शामिल है, जिसमें 510 हेक्टेयर भूमि अधिकृत की जाएगी। 220 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड है और 270 हेक्टेयर रैयतों की जमीन है। इसके अलावा 70 हेक्टेयर जीएम लैंड भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस परियोजना में 2000 परिवारों के विस्थापित होने के आसार हैं। कंपनी का कहना है कि इस कोल उत्खनन में लगभग 1500 लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा, जिसमें 500 लोगों पर कंपनी का पूर्ण रूप से नियंत्रण रहेगा। वहीं 1000 लोगों को अलग अलग फोरम पर रोजगार दिया जाएगा। हालांकि बड़का गांव में जमीन अधिग्रहण को लेकर हमेशा विवाद रहा है। मुख्य कारण मुआवजा की राशि रही है। मुआवजा को लेकर अडानी ग्रुप का कहना है कि कंपनी जिन लोगों का घर या जमीन लेगी उनके लिए मुआवजे की अलग अलग व्यवस्था की है। अडानी कंपनी का कहना है कि 2013 के नियमों के अनुसार ही मुआवजा दिया जाएगा। शुरुआती के 2 साल तक कोयला सड़क के रास्ते ले जाया जाएगा। इसके बाद रेलवे ट्रैक के जरिए कोयला ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जिसके लिए रेलवे मंत्रालय ने व्यवस्था की है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये जन सुनवाई थी तो विरोध कर रहे ग्रामीणों पर हथियारों से लैस लोग और किसके संरक्षण में हमला करने के लिए पहुंचे थे? क्या कॉरपोरेट परियोजनाओं के लिए अब जनता की आवाज दबाने के लिए हिंसा भी रणनीति बनती जा रही है? एक बड़ा सवाल है। हर मुद्दे की बात में अभी के लिए बस इतना है। देखते रहिए नक्शा तक न्यूज। नमस्कार।